देखिए, अभी हम लोग मल्टी लेयर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ये मॉडल फरवरी से शुरू होता है और उसी टाइम पर ही आपको हर चीज़ व्यवस्थित और पूरा परफॉर्मेंस के साथ में देखने को मिलती है। ये ऑड टाइम है और बारिश का इतना बुरा परफॉर्मेंस, मतलब बुरा परफॉर्मेंस नहीं कहना चाहिए, उसका बुरा असर जो इतना ज़्यादा हुआ कि काफ़ी फसलों पे बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। इवन हमारे पूरे गांव में जो है ना, आसपास तो कोई भी क्रॉप किसी के पास नहीं है। आप छत पे खड़े होते हैं तो आप देखिए चारों तरफ तो किधर पे भी तो घास ही घास और सब, बहुत हालत ख़राब है। पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की और मुझे उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली मल्टी लेयर में सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टी लेयर का डेफिनेशन जो है, एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक के ऊपर एक क्रॉप का सेटिंग करना मल्टी लेयर है। फार्मिंग के 5 तरह के मॉडल पूरे वर्ल्ड में हैं। अभी 4 थे, अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट मल्टी लेयर का दिया, वो 5 हो गया। मोनोक्रॉपिंग कल्चर, जिसमें हम एकल फसल प्रणाली के माध्यम से एक ही फसल खेत में बोते हैं। दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग कल्चर, मतलब एक ही खेत में एक साथ 2 क्रॉप को इंटर करके बोते हैं। तीसरा हो गया मिक्स कल्चर, जिसमें एक फसल के साथ में दूसरी फसल को मिक्स करके बो देते हैं। चौथा हो गया मल्टी क्रॉपिंग, जिसमें एक साथ एक ही खेत में हम कई तरह की फसलें बो देते हैं। और पांचवा हो गया मल्टी लेयर, जिसमें एक के ऊपर एक फसल बोते हैं। सबका धारणा अलग अलग है, सबकी प्रैक्टिसेस अलग अलग है। अभी बहुत सारे लोग, जब हमने मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट देश में दिया तो बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने भी ये सवाल किया कि ये तो पहले से चल रहा है। तो मैंने कहा आप एक्सप्लेन करो। तो उन्होंने कहा कि हम सहजन के नीचे हल्दी लगाते हैं, उसके बाजू में जो है अरहर लगा देते हैं, उसके बाजू में केला लगा देते हैं। तो आप हल्दी केला तो ठीक है, दुनिया की सारी फसलें लगा दो एक के बाद, तो 100 टाला हो जाएगा, तो 100 लेयर हो जाएगा वो तो ऐसे ऐसे करने से ये लेयर नहीं हुआ, ये मल्टी क्रॉपिंग हुआ, नॉट अ मल्टी लेयर। मल्टी लेयर का मतलब ये होता है कि जैसे शहर वाले लोगों ने कम जगह पड़ने पे एक के ऊपर एक फ्लैट बना के कम ज़मीन में ज़्यादा लोगों को रहने की व्यवस्था तैयार की, ठीक उसी तरह से हमारे पास ज़मीन नहीं थी। हमारे दिमाग में हमेशा ये था कि कम ज़मीन में कैसे ज़्यादा उपज हो। हमारे यहाँ पान की पैतृक फार्मिंग होती थी, मचान का प्रयोग करते थे। तो वहाँ से और यहाँ से और किसानों की समस्याओं को एक साथ मिला के मल्टी लेयर फार्मिंग को हमने मतलब इजाद किया और एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये मचान पे हम ज़्यादा घास ना डाल के पतला घास डालें और ये मचान पे हम एक कोई क्रॉप ले लें, क्योंकि क्रॉप के लिए हमें ये मचान के लिए बैम्बू का स्ट्रक्चर बनाना, उसी स्ट्रक्चर पर हम स्ट्रक्चर को इस ढंग से प्लान करें तो मतलब जो है ना, उधर से इधर से और प्रॉब्लम सबको मिक्स करके 2014 में ये कॉन्सेप्ट तैयार किया। और उसमें हम हर किसान को बोलते हैं इसके लिए बेसिक चीज़ है कि आपको एक ढांचे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बिना ढांचे के आप लेयर कर रहे हो तो वो लेयर है ही नहीं, है ना। पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रक्चर बनाना देश में आज तक किसी ने पहले बताया ही नहीं। ये पहला फार्मिंग का ऐसा मॉडल है जिसमें ये ढांचा बनाना पड़ता है। तो पहले वाला कैसे हो गया, सिंपल सी बात है। और ये भी आप कॉमन सेंस लगाइए कि लेयर का मतलब होता है एक के ऊपर एक। लेयर का मतलब तो यही हुआ ना, परत बाई परत, ठीक है। तो जब आप ढांचा नहीं बनाओगे तो एक के ऊपर एक कैसे फसल उगा लोगे आप भाई। जैसे हमने हल्दी लगा दी, अब हल्दी के ऊपर हम क्या उगाएंगे। तो ठीक है, आपने अरहर लगा दिया, सहजन लगा दिया, फिर उसके ऊपर अगर हमें कुछ उगाना है तो हम फिर उसके ऊपर क्या करेंगे। अब वो तो एक ऊपर वाला लगा दिया, एक नीचे वाला लगा दिया, अब अगला कोई तीसरा लगाओगे तो या तो ए के बराबर लगाओगे या इसके बराबर में लगाओगे, तो लेयर कहाँ हुआ फिर वो। और अगर आप लता वाली फसल लगाओगे तो उसको कहाँ लेके जाओगे, कुल मिला के फिर वो लेयर नहीं है, है ना। तो लेयर फार्मिंग के कॉन्सेप्ट के लिए आपको ढांचे की ज़रूरत पड़ती है, जो ढांचा हमने अपनी पैतृक पान की फार्मिंग और लोगों की समस्याओं और कम ज़मीन होने के कारण को मिक्स करके बनाया, ठीक है। ये एक्चुअल थॉट और सत्य है, ठीक है। और इसमें पान की फार्मिंग में क्या करते थे, 2 फीट पे ये बैम्बू लगाते थे और उसमें इतनी पतली रो बनाते थे कि व्यक्ति निकल जाए और उसमें हवा रत्ती भर भी ना जाए और ऊपर इतना शेड हो जाए कि उसमें धूप बिल्कुल ऐसे आए कि मतलब उजाला बस आ जाए।
और थोड़ा सा वेंटिलेशन हो जाए। तो मैंने सोचा कि उसको अगर हम ये इतना लंबा कर देते हैं, बेड की चौड़ाई कर देते हैं, ऊपर घास को कम करके वेजिटेबल लगा देते हैं क्रीपर, तो शायद कुछ किया जा सकता। तो ऐसे मल्टीलेयर फार्मिंग का इन सारी चीज़ों के बीच में जन्म हुआ और इसमें हमने पहले स्ट्रक्चर को प्लान किया। और स्ट्रक्चर प्लान करने के लिए ये 5 बाई 6 के डिस्टेंस पर हम पोलिंग करते हैं। अब इसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1 आप बैम्बू का इस्तेमाल करें, ऑप्शन 2 आप एनी वुड का इस्तेमाल करें, ऑप्शन 3 आप एनी लोहे के पोल का इस्तेमाल करें, ऑप्शन 4 एनी आप मेटल का पोल भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जो आपको कन्वीनियंट लगे, आपको जो सुविधा लगे, आप उसके हिसाब से पोलिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई टेढ़ी बल्ली भी पड़ी है तो ठीक है साहब, हम इससे काम चला लेंगे अपना। पेड़ खड़े हैं, इतने सारे डालियां हमें दिख रही हैं, इनकी डालियां छांटनी है। कोई डाली अगर हमें लग रही कि थोड़ी सीधी टाइप की दिख रही है, हमने वो छांट के उससे खड़ा कर लिया। सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपको ये बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी बायोडाइवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं तो इतना मैटर है आपके पास कि आप बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये सूल बबूल ये कितना सारा खड़ा हुआ है, ये सारा सूल बबूल है। ये पत्ती पत्ती दिख रही हैं आपको, पतली पतली, है ना। ये सारे पौधे सूल बबूल के, बहुत सारे देखो बीच बीच में फंसे हुए हैं सारे सूल बबूल के। ये सूल बबूल है, ये खड़ा सूल बबूल, ये इसी साल के सारे पौधे हैं, ये इसी साल के पौधे। अब देखो इससे हम 3 बैम्बू बना सकते हैं, ये इसी साल का है। सोचिए, लास्ट ईयर हम हर साल क्लीन करते हैं और ये हर साल अपनी जगह बना के फिर निकल जाते हैं। तो कम से कम 100 200 500 आपके बॉर्डर पे इधर उधर से ही अरेंज हो जाते हैं। अरे ये अभी का है, बच्चा है अभी, ये मतलब अभी 2 महीने का है ये, है ना। और अभी ये 6 महीने रह जाएगा। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ, ये सारी लाइन के ये जितने दिख रहे हैं आपको, ये सब अभी बच्चे, अभी 2 2 महीने की उम्र है इनकी। और यही पौधे अभी इनमें फल आ जाएंगे, इनके बीज आ जाएंगे, गिर जाएंगे, ये फिर बहुत स्पीड से बढ़ेंगे। तो इधर अंदर के तो हम लोगों को निकालने पड़ते हैं, क्योंकि इधर बढ़ गए तो ये इधर ही अपना कब्जा कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग कोई भी यानी वुड का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर प्लान करना। और स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म है सिंपल, 5 बाई 6 की सेटिंग करना आपको। मतलब ऐसा नहीं है आपकी कोई भी सेटिंग पे आप इसको बना दें, आपको 5 बाई 6 की सेटिंग करना पड़ेगी। ये साइंटिफिक और बी प्रैक्टिकल है, और मैं आप इसको प्रमाणित कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ कि ये क्यों है ऐसा। जब हम 5 बाई 6 की सेटिंग करते हैं तो क्या होता है, ये जो 6 की सेटिंग की हमने, इसको हम 8 10 15 भी कर सकते हैं, पर इससे क्या होगा, ये वाला लूज हो जाएगा। इधर जब वेजिटेबल का लोड होगा तो ये ऐसे झुकेगा, ठीक है। दूसरी बात, नंबर ऑफ क्रीपर्स कम आएंगे अगर हमने ये बढ़ा दिया, क्योंकि क्रीपर्स का सेटिंग भी तो हमें इस पर ही करना है ना। तो 5 बाई 6 की सेटिंग में 1450 पोल्स आते हैं टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि एक पोल पे हम 2 क्रीपर्स लगाते हैं, मतलब 2900 प्लांट्स हमारे एवरी एकड़ ऊपर के लिए चले जाते हैं। अगर ये डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ पोल कम, तो नंबर ऑफ प्लांट्स कम, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस 5 फीट रखा है हमने, अगर हम इसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं, अगर, तो क्या होगा, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा होने पे हमें रास्ता ज़्यादा छोड़ना पड़ेगी, और ज़्यादा रास्ता छोड़ने पे क्या होगा, लॉस होगा आपका, बेड्स कम बनेंगे, आपकी ज़मीन का लॉस होगा। और अगर हम बेड छोटा, मतलब रास्ता छोटा करके बेड बड़ा बनाते हैं, तो आपको काम करना मुश्किल होगा। जैसे अभी अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा हाथ लगभग, हम अगर ऐसे बैठते हैं सेंटर में, तो कहाँ तक जा रहा है, आराम से आधे तक जा रहा। उधर से रखेंगे तो आधा इधर तक आ जाएगा। तो दिस इज़ कंफर्ट डिस्टेंस। अगर हमने ये बढ़ा दिया तो फिर ये हाथ हमारा उधर तक नहीं जाएगा, एंड हम यहाँ का प्लकिंग है, वीड्स निकालना, कोई काम करना, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, ये वाला पैर हम थोड़ा सा बेड पे रखेंगे, क्योंकि हमें करना तो है ही, हम थोड़ा ऐसे ऐसे कोशिश करेंगे, तो ये डैमेजिंग होगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये डिस्टेंस जो है ना 5 फीट ही रखा गया, क्योंकि ये हाथ की आपकी परफेक्ट अप्रोच होती है। आप अगर 1 फीट का भी रास्ता छोड़ते हैं तो ये 4 फीट का बेड होता है, 2 फीट हाथ इधर जाता है, 2 फीट उधर से आता है। सो दिस इज गुड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अभी 3.5 फीट का है, और एक और बेड बनता है जिसमें फ्लैट बेड बनाते हैं, वो 4 फीट का बेड होता है, 1 फीट का रास्ता होता है। अभी यहाँ पे ये 1.5 फीट का रास्ता है, 3.5 फीट का बेड है, टोटल मिला के 5 फीट का डिस्टेंस है। सो बेसिकली आपको
बहुत इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आप पोल बचाने के बारे में सोचें कि हम थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दें, मजबूत पोल लगा दें, कम पोल लगा दें। सो जितना आप कम करोगे उससे ज़्यादा आपको रिटर्न कम हो जाएगा। ये बेड कितना बड़ा है? ये बेड जो है ना, ये बेड टू बेड डिस्टेंस 5 फीट है, टॉप टू टॉप बोलते हैं इसको, सेंटर टू सेंटर, और ये वाला 6 है। ठीक है, अब ये हमने सेटिंग करके सारे पोल लगाए, एंड पोल के बाद में जब हम सारे पोल खड़े कर लेते हैं तो बॉर्डर के सारे पोलों से सारे पोलों को, बॉर्डर के पोलों को अटैच करते देते एक दूसरे से। तो वो जो सारे पोल दिख रहे हैं आपको आखिरी में, उसको हमने पोलों से अटैच कर दिया। काय से? बैम्बू से। तो बेसिक मैकेनिज्म है, जैसे हम जब घर बनाते हैं तो आप समझिए आप क्या करते हैं, पिलर खोदते हैं ना, पिलर खोद दिए, अब पिलर को इंडिविजुअली तो नहीं खड़ा रहने देते ना, कि बस पिलर के बीच में दीवार उठा दिया, तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी किधर पे भी, है ना, धक्का लगने से या तो थोड़ा सा भी भूकंप आने से। तो आप क्या करते हैं, सारे पिलरों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, तो बीम डाल देते हैं। आप डालते कि नहीं डालते? तो बीम डालने से क्या होता है, एक पिलर दूसरे पिलर से अटैच हो गया, अब तो सारे ओवरलैप हो गए। मतलब अब जो है ना पूरी बिल्डिंग जो है ना, अगर हिलेगी तो वो पूरा हिलेगा, समझ गए ना, पूरा हिलेगा, और पूरा इतना लोड हिल नहीं सकता। तो ये सिस्टम है। तो ऐसे ही हमने सारे पोल को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से बैम्बू से, और वो भी आड़ा बैम्बू बांध के। अब हमने क्या किया, इसके बाहर की साइड में जैसे मिलिट्री लोग क्या करते हैं, जब अपना तंबू लगाते हैं, वो तंबू को ऐसे खींच के बाहर की तरफ स्टे लगा देते हैं। वही काम हमने किया, तंबू को पकड़ के, मतलब यहाँ से वायर को पकड़ के खींच के बाहर की तरफ स्टे लगा दिए। तो उससे क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर ऐसे खिंच गया चारों तरफ ऐसे। अब हमने क्या किया कि अब ये लाइन से जो हमने बैम्बू लगाए थे 6-6 वाले, उसमें हमने ये मोटा वाला वायर उधर वाले बैम्बू पे बांधा। स्टार्टिंग में जो आड़ा बैम्बू लेके गए ना, समझ लो कि वो बीम से बांध दिया। वो बीम से खींच के ये मोटा वाला वायर सीधा स्ट्रेट ले जाके आखिरी तक ले गए। क्योंकि अभी क्या था, सारे पोल इंडिविजुअल खड़े, आपने बॉर्डर के पोलों को तो कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, लेकिन ये सब अंदर के तो इंडिविजुअल खड़े, अभी ये कहाँ एक दूसरे का सपोर्ट में है। तो हमने उनको सीधा लेके वायर एक दूसरे को ज्वाइंट कर दिया। अब ये वायर पे हमने पहले ये बैम्बू बांध दिया इंडिविजुअल, ये वायर पे ये इंडिविजुअल बांध दिया, ये वायर पे ये इंडिविजुअल बांध दिया। अब क्या हो गया, ये वायर से सारे पोल एक दूसरे से कनेक्ट हो गए आखिरी तक हर लाइन के, और ऐसे ही हर लाइन पे ऐसे कर दिया। तो लाइन टू लाइन सारे पोल आपस में कनेक्ट हो गए। इसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस में ये जाला बुन दिया। अब ये जो जाला है, ये 6-6 इंच के अंतर से हम लोग मतलब एक एवरेज डिस्टेंस पे बुनते हैं। मतलब टेप नहीं लेना हमको, खाली ये हाथ हम खोलेंगे तो समझ लो ये एक बेता लगभग समथिंग, कोई थोड़ा 19 हो गया, 20 हो गया, किसी का हाथ थोड़ा ज़्यादा खुल गया, किसी का थोड़ा कम खुला कंजूसी की, तो वो छोटा हो सकता है। इसमें फर्क नहीं पड़ेगा छोटे बड़े में? उतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 6-6 डिस्टेंस 6-6 इंच के अंतर से हमने ये जाला मार दिया। अब ये जाले को मारने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर हम हल्की सी ग्रास डालेंगे, लाइक पैडी ग्रास हो सकती है, या बहुत सारी हमारी कोई भी क्रॉप का स्ट्रॉ हो सकता है, वो उधर वाइट था ना, वो वीड, वो भी डाल सकते हैं, लाइक हाँ वो 100%। तो इस तरह का कोई भी वेस्ट मैटर जो खरपतवार की तरह खेतों में उगता है, हम उसको काट के सुखा के बंडल रख लेते हैं, और बंडल बना के फिर इसके ऊपर डालते हैं। आपको सिखाएंगे सब ये, ठीक है। डालने के बाद उसके ऊपर एक स्टिक रखते हैं, स्टिक को इस वायर से ऐसे बांध देते हैं। तो ये क्या होता है, 50% धूप और छाया का इन्वायरमेंट बन जाता है, और इस इन्वायरमेंट में आप जो भी ऑफ सीजन की फसलें उगाना चाहते हैं वो फसलें आप उगा सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं, बॉर्डर पे साड़ियाँ लेते हैं, 2 साड़ियों को आपस में सिल लेते हैं, और सिली हुई साड़ियों को चारों तरफ घेरा करके बांध देते हैं। और वो साड़ियों को बांधने से बाहर के विंड के प्रेशर नॉर्मल हो जाते हैं, बाहर के कीड़े भी नॉर्मल हो जाते हैं, और किसी भी तरह का जानवरों का छोटे मोटे जो होते हैं, लाइक सुअर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, इस तरह का गाय हैं, उनका भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। अगर झगड़ा करके कोई धक्का मार के घुसेगा तो ही घुस पाएगा, लेकिन दूर से देखेगा यार दीवार है तो रिटर्न हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 90% तक आपको मतलब सेविंग हो जाती है, और कोई इंसान भी समझ में नहीं आएगा। अब जैसे हम लोग उधर बैठे हैं, पर उधर से ये तो नहीं दिख रहा था ना, इधर ये क्रॉप लगा है,
ना किसी को ये समझ में आ रहा था कि इधर पे अरे धनिया भी लगी हुई है। तो आपको जब उधर से नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये है कि उधर से तो और भी किसी को नहीं दिख रहा इधर क्या हो रहा है। तो कुल मिला के इंसानों से भी एक प्रोटेक्शन मिलता है, और ये थोड़ा ज़रूरी भी हो जाता है कई जगहों पर। जब आप इंटीरियर में काम करते हैं तो कई लोग परेशान करते हैं, उसके लिए ये थोड़ा ज़रूरी भी है। तो एक प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से ये बहुत सेविंग हो जाती है। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद हम बेड बनाते हैं। अच्छा, ऊपर आप बताए थे कि तो- ऊपर जो घास बांधते हैं वो कैसे बांधते हैं? तो बेड जो है ना, आपको एक्सप्लेन करेंगे, सिखाएंगे तो बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। फिर हम जब बेड बनाएंगे तो बेड बनाने के इसके दो तरीके हैं। नंबर एक, पहला तो है कि आप फ्लैट बेड बनाओ। अगर आप फरवरी से मॉडल चालू कर रहे हो तो फ्लैट बेड बनना चाहिए। उसका कारण अभी बता देता हूँ। फ्लैट बनाने से क्या होगा, विंड कम लगेगी, हवा कम लगेगी, पानी का ड्रेनेज कम होएगा। बात समझ रहे ना। जैसे अगर हमने ऊंचा बेड बना दिया तो पानी जल्दी धड़ाम से नीचे जाएगा ना भाई, और अगर फ्लैट रहेगा तो पानी जो है ना विंड से थोड़ा ज़्यादा टिकेगा। तो अगर ओने ने एवरेज देखें हम, तो अगर महीने भर में अगर हम 10 बार पानी दे रहे, तो फ्लैट बेड बनाने से आप 6 बार पानी दोगे, 4 बार का पानी देना बच जाएगा। इतना साइंटिफिक है वो। और बेड की साइज़ भी उसमें हम बढ़ा लेते हैं। अभी है 3.5 फीट, फिर हम कर देते हैं 4 फीट। अभी 3.5 फीट है, फिर 4 फीट कर देते हैं। तो साइज़ बढ़ा देते हैं। वो केस है फरवरी के मंथ का। पर ये जुलाई का है। तो जुलाई में हमने क्या किया, क्योंकि जुलाई में रेन ज़्यादा होती है, बारिश होती है, तो बारिश के चलते अगर हम फ्लैट बेड बनाएंगे तो पानी का लॉकिंग ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि अब हमारा परिस्थिति बदल चुका है। गर्मी में हमें पानी को लॉक करना था और बारिश में पानी को हमें निकालना था। परिस्थिति चेंज हुई तो हमने बेड भी चेंज कर दिया। अब हमने यहाँ पे 3 फीट चौड़ा लगभग हिप बना के बेड बना दिया। और इस बेड पर सबसे पहले नंबर हमने नीचे वाली क्रॉप को सेटिंग किया, कंद वाली क्रॉप को सेट किया। तो कंद वाली में हमने टर्मरिक लगा दिया, जिंजर लगा दिया, अरबी लगा दिया, कचूर लगा दिया, वाइट टर्मरिक, ब्लैक टर्मरिक, येलो टर्मरिक, बहुत सारे ऑप्शन हैं, करीब 10-15 ऑप्शन आपके पास होते हैं। उनमें से एक क्रॉप हमने ज़मीन के अंदर लगाया। इसका डिस्टेंस है 6 इंच। ये 6 इंच है, ये एक 6 इंच है, बराबर ना। ये एक 6 इंच है, ये एक 6 इंच, ये 6 इंच, ये 6 इंच, ऐसे करके 6-6 इंच पे हमने ये लगा दिया। अब इसमें एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले नंबर क्या करें, सेंटर में आप एक पॉइंट रखें। मतलब सबसे पहले नंबर आप सेंटर में एक वो लगा दीजिए। मतलब सेंटर में आपने एक लगा दिया और उसके आजू बाजू लेफ्ट में 2 और राइट में 2। सो आपको मतलब हर बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका तरीका ये होता है कि आप पहले सीड्स को रख लीजिए ऊपर, एंड उसके बाद फिर वापस से आप लगा दीजिए, है ना। तो उससे क्या होता, मार्किंग भी हो जाता। नहीं तो हमने अंदर डाला बीज और फिर वापस ढक दिया, फिर अगला किधर है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको ढक दिया हमने। तो इसके लिए ये 6-6 इंच के अंतर से, और 2 इंच की हमें डेप्थ लेनी है। तो 6 इंच का मतलब ये फुल एक हाथ, और 2 इंच का मतलब फुल एक उंगली, ठीक है। तो हमने एक उंगली नीचे डाल दिया उसको, और ये डिस्टेंस ये रख दिया। ये वाली क्रॉप लगाने के बाद इसके सरफेस पर हम पत्ती वाली सब्जी बो देते हैं ऊपर तुरंत। तो अभी के मॉडल के हिसाब से अगर हम समझाएं तो अभी हमने तुरंत धनिया डाल दिया। जिस दिन टर्मरिक लगाया ना, उसके पीछे से धनिया डाल दिया, और जुलाई में लगाया ये मॉडल, अभी 2 ही महीना हुआ इसको। तो धनिया ने क्या किया, वीड्स को आने के लिए रोका, क्योंकि ये भी पत्ती वाला है और वीड्स भी पत्ती वाले होते हैं। तो वीड्स ने क्या किया, वीड्स आने की कोशिश तो किया, लेकिन धनिया ने उनको रोका। एटलीस्ट रोकने से वीड्स का परसेंटेज कम हुआ। अब आपको प्रैक्टिकल अगर समझना हो, आप ये लाइन में देखोगे ना रास्ते में, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वीड्स दिखेंगे। और अगर आप बेड्स पे देखोगे ना, तो आपको वीड्स तो इस पे भी हैं, क्योंकि बारिश है, इतनी सी भी जगह मिलेगी वो निकलेगा। तो वीड्स इस पे भी हैं, लेकिन परसेंटेज कम है इस पे। रास्ते में कितना ज़्यादा वीड्स है ना। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो धनिया ने प्रयास तो किया, और उसके साथ में ठीक है, ये मोटा मोटा एक बार हम वीडिंग करेंगे। ये तो बारिश का टाइम है, अगर हम फरवरी में होते तो एक भी नहीं निकलता, इतना सॉलिड होता है ये। क्योंकि बारिश के समय में फेवरेबल कंडीशन होती है, सारे जर्मिनेशन इसी टाइम पे होते हैं। तो बेसिकली इसने
वीड्स को आने से मना किया, एक फ़ायदा। तो 70-80% हमारा वीड्स का जो एक खर्चा है वो बच गया। सेकंड हमने क्या किया, वीड्स के साथ साथ में ये पत्तियों से पत्तियां जब आपस में सटती हैं, आप समझिए कि हम फरवरी में हमने लगाया तो अभी अदरक को और हल्दी को निकलने में वक्त है, लगभग 2 महीने का वक्त है। जब ये ऊपर से निकलेगा तब तक हमने क्या किया, इसके ऊपर पत्ती वाली सब्जी बोई और पत्ती वाली सब्जी ने पत्तों से आपस में मिट्टी को ढक दिया। और मार्च का महीना आ गया, अप्रैल का महीना आ गया, वो समय पे घास जो ढाके हैं वो 50% तो शेडो वो कर रही है। और उसके बाद आपने पत्ती वाली सब्जी बो दी तो और शेडो हो गया, मतलब मिट्टी पे सनलाइट नहीं पड़ रही, सीधी बात ये है। और जब मिट्टी पे सनलाइट नहीं पड़ेगी तो इवापोरेशन रुकेगा ना। अगर डायरेक्ट सूरज की किरण और हवा पड़ेगी पानी जल्दी उड़ जाएगा। तो पानी ना उड़े उसके लिए हम लोग लीफी वेजिटेबल बो देते हैं, तुरंत ज़मीन का सरफेस ढक देते हैं। तो इससे पानी नहीं एवापरेट हुआ, पानी एवापरेट नहीं हुआ तो पानी की भी बचत हो गई हमको। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये जो लीफी वेजिटेबल बोई है इसको हम ऐसे साथ साथ में प्लग करेंगे, ठीक है, जड़ समेत प्लग करेंगे। तो जब जड़ समेत प्लग करेंगे तो क्या होगा, इसका रूट भी उखड़ेगा ना। और जब रूट उखड़ेगा तो पोरोसिटी डेवलप होएगी, ऑटोमेटिकली मिट्टी की गुड़ाई होगी, रंधता आएगी, तो ऑक्सीजन का भी फ्लो हो गया। तो वो भी एक एडवांटेज हो गया हमको। एंड इसके बाद जब ये हम लीफ को तो 3 फायदे हो गए ओवरऑल। एक तो हमारा निदाई गुड़ाई का खर्चा हो गया, वीड्स नहीं आए तो खरपतवार निकालने का खर्चा बच गया, और इसने हमारा पानी का भी परसेंटेज एवापरेट होने से बचा लिया। और जब ये निकलने का आ गया पूरा, जैसे अभी ये पूरा अब सफाई होने का वक्त आ गया है, तब तक हल्दी ने देखिए पूरा बेड ढक लिया। तो अब ये एवापरेशन रोकेगी, ये वीड्स को रोकेगी, है ना, क्योंकि अब ये शेडो हो गया ना, तो अब ये वीड्स को नहीं आने देगी। अब कोई वीड्स आएगा भी तो ये बहुत ऊपर निकल जाएगी, वीड्स को नीचे ही दबा के रखेगी। तो इस तरह से हम वीड्स का जो बुरा असर हमारी फसलों पर पड़ता है उसको हम इससे बचा लेते हैं। अब इसके बाद देखिए 2 फसलें हमने लगा दी, तीसरे फसल के रूप में हमने क्या किया, ये बैम्बू लगाए। अब इन बैम्बुओं पे, बैम्बू हमने अलग से फसल को लगाने के लिए नहीं लगाया, ये तो हमने स्ट्रक्चर को साधने के लिए लगाया। पर हम इस स्ट्रक्चर के साधने के साथ साथ बैम्बू का इस्तेमाल कोई क्रॉप लगाने के लिए कर लेते। तो हमने अलग अलग यहाँ पे ककड़ी लगाई, पीछे आप देखेंगे तो हमने वहाँ पे सेम लगाई है ना, जो अभी महीने भर में फलना चालू हो जाएगी। तो ये सेम लगाई, यहाँ गिलकी लगाई थी, कुछ पौधे डैमेज हो गए, कुछ हैं अभी। तो ये ऊपर जाके ये जाले पर चलना चालू कर देंगे। तो ये जाले पर हमारी एक क्रीपर्स हो गया। फिर हमने क्या किया, इसी जगह पर ये 15 बाई 15 पर सहजना लगाया, ड्रमस्टिक लगाया। तो ये ड्रमस्टिक ऊपर जाके सबसे टॉप पर, स्ट्रक्चर के ऊपर जाके निकल के फलेगा। तो सबसे टॉप पर हमारा 4th फ्लोर पर डोमेस्टिक की क्रॉप हो गया, 3rd लेयर पर हमारी जो है क्रीपर्स हो गया, 2nd पर हमारा पत्ती वाला हो गया, और ग्राउंड फ्लोर पर हमारा कंद वाला क्रॉप हो गया। तो एक क्रॉप हो गई लॉन्ग ड्यूरेशन, एक क्रॉप हो गई एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन, और एक क्रॉप हो गई मतलब मिडिल ड्यूरेशन, और एक क्रॉप हो गई हाई ड्यूरेशन। मतलब जैसे लाइक पपीता लगाया हमने या सहजन लगाया, वो 2-3 साल तक चलने वाली चीज़ है, वो सबसे हाई ड्यूरेशन। उसके नीचे हल्दी लगाया 9 मंथ का ड्यूरेशन, उसके नीचे ये क्रीपर्स लगाया 6 मंथ का ड्यूरेशन, उसके नीचे लीफी लगाया 3 महीने का ड्यूरेशन। तो सबका टाइमिंग निकलने का अलग अलग है, ठीक है, लगाने का टाइमिंग सबका एक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त बदलेगा सबको अपनी अपनी डिमांड बढ़ेगी, समझ रहे ना आप बात। तो हमने जब ये मॉडल फरवरी में सेट किया तो फरवरी में किसी की कोई डिमांड नहीं थी, कारण क्योंकि सबको अपना जर्मिनेशन करना था, तो सब अपना जड़ें बनाने में लगे हैं नीचे। जब जैसे ही फरवरी का महीना निकला, मार्च आया, तो पत्ती वाली सब्जी आ गई, तब तक उसको मार्च के महीने में अच्छी खासी धूप मिलने लगी। क्रीपर्स आ गई, उसको उतनी धूप मिलने लगी जितनी मार्च में और बचपन में उसको चाहिए थी, ठीक है। रूट क्रॉप अभी आई नहीं, ठीक है, और पपाया या सहजन जो भी हमें लगाना वो हमने अभी लगाई नहीं, ठीक है। उसका हमने नर्सरी प्रिपेयर किया एंड उसको हम जाके अप्रैल में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर आया अप्रैल का महीना, तो अप्रैल में लीफी को भी डिमांड है अब धूप की ज़्यादा,
ये भी निकलने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ी डिमांड इसकी भी आ गई और क्रीपर्स की भी आ गई, ठीक है कि नहीं। तो क्रीपर, तो अप्रैल का महीना भी आ गया, तेज धूप भी आ गई। जो धूप फरवरी में थी और जो अप्रैल में, दोनों में बहुत अंतर हो गया। अब तो लपटें भी चलने लगी। फिर उसके बाद आ गया मई का महीना, डिमांड और बढ़ गई। तो हमने उस समय पे क्या किया, मई का महीना आया तो लू भी चलने लगी और बहुत तेज एक्सट्रीम गर्मी हो गई। मतलब अगर एक गिलास पानी डालो तो अगले 10 मिनट में वो गायब हो रहा है, इस तरह का सिचुएशन बन गई मई के महीने में। तो क्रीपर जब तक बहुत फैल गया, ठीक है कि नहीं, तो इसने एक कवरिंग का काम कर लिया। तो नीचे की फसलों को एक बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन दे दिया उसने, ठीक है। और फिर जाके धूप को भी डिवाइड कर दिया, जितना टर्मरिक को चाहिए उसने ले लिया, जितना लीफी को चाहिए उतना लीफी ने ले लिया। और उसी जगह पर ज़्यादा धूप होने से फिर हमने पपाया को भी इधर ही शिफ्ट कर दिया कि ये भी जो है ना कुछ तो भी हेल्प करेगा धूप कंट्रोल करने में। तो वो हो गया। अब जैसे ही मई के बाद जून का महीना आया तो प्री मानसून आ गया, तब तक हमारी लीफी वेजिटेबल साफ हो गई, तो उसकी कोई डिमांड ही नहीं है अब, ठीक है। जुलाई का महीना आया, बारिश आ गई, तब तक बारिश में हमारी क्रीपर्स भी ख़त्म हो गई। तो क्रीपर्स ख़त्म हुई, बादल हो गए, धूप आके सीधे हमारी इस पे पड़ रही है और ऊपर वाले पे पड़ रही। तो जुलाई तक आते आते आपकी 2 क्रॉप बचेंगी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली केवल। जिनको ज़्यादा धूप चाहिए वो ऑलरेडी पहले ही से ही ऊपर है, जिसको बादलों की इतनी छाया चाहिए वो ऑलरेडी उतनी छाया में है। तो टाइमिंग के हिसाब से इनको जितना डिमांड होता है वो डिमांड इनको ऑलरेडी कैरी होता है इस मॉडल के अंदर। ये बहुत दिमाग लगा के, बहुत एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग मतलब वो चीज़ें करके ये बनाया है कि ये समय पे ये टाइमिंग के साथ ये फसल लगाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगा। अब जैसे हम जुलाई में आ गए फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या किया, जुलाई के समय में हमने ऊपर का क्रीपर्स क्लीन कर दिया और हमने सेम की नर्सरी तैयार की, बीन्स जिसे अपन बोलते हैं, हमने वो लगा दिया नर्सरी। अब ये देखो उसमें कहीं कहीं तो फ्लावर फूटने लगे। अभी 1 महीने के बाद ये फ्लावरिंग पे आ जाएगा और ये 1 महीने में पूरा ढक भी लेगा। अब स्पीड से फैलना है उसे, ऊपर पहुंच गया, अब स्पीड से फैलेगा। तो ये क्या करेगा, 1 से 1.5 महीने में फलने लग जाएगा और लगातार 3-4 महीने तक फलेगा। फरवरी तक महीने आते आते ये अपना पूरा एक फलन दे चुका होगा, बराबर ना। और उसके साथ साथ में जब ये फल चुका होगा तो हम इसको ऊपर से काट देंगे और नीचे का पेड़ उखाड़ के इसको अलग कर देंगे। अब हमें ऊपर से 50% शेडो करने की ज़रूरत नहीं है, जो मार्च और अप्रैल, मई और जून के महीने में ज़रूरत है। अब हम इस पे करेले लगा देंगे छोटी पत्ती वाले, कुंदरू लगा देंगे छोटी पत्ती वाले। सो हमें घास डालना भी बच गया और उसने, जाले ने जो है ना उसको सपोर्ट किया क्रीपर्स को। तो ऐसा हम लोग सेटिंग करते हैं और टाइमिंग ऐसा सेट करते हैं कि आपकी जो क्रॉप है ना वो क्रॉप ऑफ सीजन आए और क्वालिटी क्रॉप आए, ठीक है। अब जैसे हमने ये मॉडल सेट किया, आप समझिए आप बात को, हमने अभी सेम लगाया, आगे का दिमाग लगा के लगाया पूरा कि हम ये इतने बड़े एरिया में लाइक घास नहीं डाल पाएंगे, तो ठीक है हमने सेम लगा दी, हमने ये लगा। तो ये जाके अभी फरवरी तक खूब फलेंगे। वो समय पे हमें ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए, फिर जब तक जाला इनका कंप्लीट होगा हम काट के उनको अलग कर देंगे, ठीक है कि नहीं। और फिर मतलब कटिंग कर देंगे, ऊपर का जो क्रीपर्स है ना वो इस पर पड़ा रहेगा, रूट निकाल देंगे और इधर से उसको ब्रेक कर देंगे, है ना। वो तो मर काम करेगा वो। हाँ, वो शेडो का काम करेगा। वो 50% आपको एक इन्वायरमेंट लेने के बाद वो कट करना है। हाँ, तो वो करने से आपका फरवरी और कमिंग सीजन का जो रूटीन है वो सेट हो जाएगा। कुल मिला के ये है उसका पर्पस।